गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आ जाइए, स्वागत है आप सभी का। तो अब हम प्रैक्टिस क्लास में करने वाले मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। राधे राधे, राधे राधे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स एवं सारणी, आव्यूह एवं सारणिक है ना, हिंदी में नाम हो गया आव्यूह। मैट्रिक्स को आव्यूह एवं सारणिक, बड़ा प्यारा टॉपिक है, आसान टॉपिक है। सबको अच्छी उम्मीदें होती है इस टॉपिक से लेकर कि भैया ये टॉपिक तो हम पढ़ लेंगे तो पेपर में कवर भी हो जाता है। और ये भी बिल्कुल जो आप पढ़ते हैं वो स्कोर भी करता है। ये कई टॉपिक ऐसे होते हैं आप पढ़ते तो हैं पर स्कोर नहीं करता, मतलब पेपर में सवाल कुछ और ही आ जाता है, मतलब बाउंसर आ जाती है। आप तैयारी करके जाते हैं फुल टॉस की, आ जाता है बाउंसर। तो कई टॉपिक ऐसे हैं जो आपके विश्वास को तोड़ते हैं, जिसमें से एक टॉपिक समाकलन ही है, एक प्रायिकता है, एक क्रमचय संचय है। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आप तैयारी करके जाते हैं और पेपर में कई बार धोखा हो जाता है। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जो पेपर में आपको धोखा नहीं देता। आप जो पढ़ के जाते हैं मोस्टली उससे जैसे ही सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। तो काफी बढ़िया टॉपिक है, पढ़ने के बाद में असर भी करता है, प्रभाव भी दिखाता है, स्कोर देता है आपको, मतलब आशावादी टॉपिक है ये। ठीक है, करें शुरू, स्टार्ट कर दे। अच्छा, कौन सा ये आप कहानी सोचिए कि भाई ऐसे बैकग्राउंड में क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि ये राइटर्स का अधिकार होता है। मतलब जो किताब बनाता है या जो किताब लिखता है या जो ये चीजें पेंटिंग बनाता है, जो आर्ट बनाता है, जैसे मूवी बनाता है डायरेक्टर कभी आपको मूवी नहीं समझाता। अच्छे डायरेक्टर की कोई भी मूवी देखिए, वो मूवी को कभी समझाता नहीं है, वो खुला छोड़ता है, क्योंकि एक्चुअल में वो समझा भी नहीं सकता, क्योंकि उसके ढेर सारे अर्थ होते हैं, ढेर सारे अर्थ होते हैं, ताकि वो खुला छोड़ता है कि आप खुद सोचिए इसका क्या अर्थ है, क्या होना चाहिए, क्या इसका, ये इसके साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है, किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है, ये आपके ऊपर है। मैंने अपना काम कर दिया, मेरे पास एक व्यू था, मैंने उस हिसाब से इसे कनेक्ट कर दिया। बाकी आप खुद अपने हिसाब से इसका और अर्थ निकाल सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए शुरू करते हैं। सीनियर का टॉपिक है, सीनियर का टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, अच्छा लगेगा, पढ़ के मजा आएगा। सीनियर में आता है लगभग मेरे ख्याल से 12th क्लास में ये टॉपिक आता है ना। हो सकता है बोर्ड वाइज थोड़ा अलग हो सकता है, किसी के 11th में भी आता हो। सीनियर का टॉपिक नॉर्मली आप सीनियर लेवल का टॉपिक कह सकते हैं, है ना, 12वीं तक का टॉपिक है ये। इसके बाद में टॉपिक का लेवल बहुत इजी, बहुत आसान, और पढ़ने के बाद स्कोर करेगा, ये बात पक्का है। पढ़ने के बाद आपको नंबर देगा, जरूर पक्का देगा, फायदे फायदे। तो पहले फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं थ्योरी और प्रैक्टिस का, फिर उसके बाद में सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस, एक फटाफट रिवीजन हो जाता है, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत सारी है। पहले मैट्रिक्स की रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद में फिर डिटर्मिनेंट का कर लेंगे। पहले मैट्रिक्स का करते हैं, शुरू करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, मैट्रिक्स सिंपल बात है कि मैट्रिक्स होता है m गुणा n अवयव को m पंक्ति और n स्तंभ बनाकर रखना, व्यवस्थित करना। आपके पास m गुणा n अवयव है, मतलब 3 गुणा 4 मान लीजिए। आपके पास 12 अवयव है, यूं मानो 12 अवयव है, 12 अवयव को आपने 3 पंक्ति और 4 स्तंभ बनाकर व्यवस्थित कर दिया। इस व्यवस्था को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स कुछ और नहीं बल्कि अवयवों को व्यवस्थित करने का एक जरिया है, एक तरीका है। जैसे ये रहा, आपके पास 12 अवयव थे, आपने 12 अवयव को व्यवस्थित कर दिया, 3 पंक्तियां 4 स्तंभ। अब कोई ये कहेगा सर 4 पंक्तियां 3 स्तंभ बनाए तो हो जाएगा, एक पंक्ति 12 स्तंभ बनाए तो हो जाएगा। कुल मिला के ये ऐसे नहीं कि ऐसे करो या वैसे करो, ये कह रहा है व्यवस्थित करो। मैट्रिक्स एक व्यवस्था का नाम है। आपके पास m गुणा n अवयव है, उनको आपको व्यवस्थित करना है। तो इतनी पंक्तियां इतने स्तंभ, ये आपकी पंक्तियां होगी, इन्हें रोज कहते हैं। रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4। हर अवयव का एक यूनिक नंबर होता है, आई जे। आई उसके रो के नंबर को दर्शाता है, जे उसके कॉलम के नंबर को दर्शाता है। जैसे A11, A11 ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ से जुड़ा हुआ है, तो इसका नंबर हो गया A11, A12, A13। इस तरीके से आई और जे इसके नंबर को दर्शाता है।
तो मैट्रिक्स क्या होती है, व्यवस्था होती है। m गुणा n अवयव, या जितने भी अवयव है आपके उनको पंक्ति और स्तंभ में सेट करना मैट्रिक्स कहलाता है। अवयव की कोटि कितनी है, कोटि का मतलब क्या होता है, कोटि का मतलब होता है कितनी पंक्तियां हैं कितने स्तंभ है। मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ है। उसके बाद में अवयव की समानता, दो मैट्रिक्स की समानता, अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो उनके ऑर्डर बराबर होंगे, मतलब उनका साइज बराबर होगा। जैसे 3 गुणा 4 तो उसका भी 3 गुणा 4 होगा, मतलब इसमें 3 पंक्तियां तो उसमें भी 3 पंक्तियां होंगी, इसमें 4 पंक्तियां तो उसमें भी 4 पंक्तियां होंगी। तथा संगत अवयव बराबर होंगे। संगत अवयव का मतलब पहले अवयव से पहला अवयव, दूसरे अवयव से दूसरा अवयव संगत से संगत बराबर होगा। तो ये बिल्कुल मैट्रिक्स बराबर है ना, बराबर है इसका मतलब इस मैट्रिक्स पे ये वाली मैट्रिक्स रख दो, साइज वाइज एग्जैक्टली बराबर होगी, अवयव से अवयव बराबर होगा। ये मैट्रिक्स की समानता होती है। दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो इस पे सवाल कैसे आता है, इस टाइप से। ये दो मैट्रिक्स दी गई है, ये दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह दिया गया है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स समान है। समान है तो अवयव से अवयव बराबर होगा। पहला अवयव बराबर पहला अवयव, पहला अवयव बराबर पहला अवयव, दूसरा अवयव बराबर दूसरा अवयव, तीसरा अवयव बराबर तीसरा अवयव, चौथा अवयव बराबर चौथा अवयव। इस तरीके से संगत अवयव बराबर होता है, जिसे हम सॉल्व करें तो यहां से हम x और y के मान निकाल सकते हैं। तो अगर मैं लास्ट वाला चौथे से चौथा बराबर करूं तो मेरा x का मान आ जाएगा 4x बराबर हो जाएगा मेरा x प्लस 6 और x हो जाएगा मेरा 3x बराबर 6, x बराबर 2। x का मान 2 है तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। फिर y का मान निकालूंगा, तो y का मान निकालने के लिए मैं कोई भी यूज कर लूं, फर्स्ट से फर्स्ट यूज कर लूं। वैसे किसी से भी निकाल सकता हूं, कोई फर्क नहीं है कि इससे क्यों निकाल रहा हूं, इससे क्यों निकाल नहीं रहा हूं, किसी से भी निकाल सकते हो, जो आपको सिंपल लगे उसके साथ चले जाओ। x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 3, तो x का मान 2 और y का मान 3। ये बी आपका आंसर आ गया। तो दो मैट्रिक्स बराबर होती है तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, जिससे आप उनकी तुलना करके मान निकाल सकते हैं। अच्छा हो गया। हाँ चलो थोड़ा सा हिंट दे दूं क्या, ये का कंफ्यूज मतलब ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सोच सको तो सोचो, नहीं सोच सको तो कोई बात नहीं। देखो इसका जो मेन सेंस है ना, एक मेरा जो एक सेंस है वो ये है कि जब इंसान सबसे पहले जब इंसान का विकास हुआ था तो विकास होते थे सबसे पहले उसने क्या किया, सोचिए कितना कितना समझदार रहा होगा वो। शुरुआती हिस्से में वो कितना समझदार रहा होगा, कुछ नहीं। क्या उसके पास बहुत लॉजिकल पावर, बहुत कॉग्निटिव पावर ऐसी कुछ थी, नहीं। वो जिससे डरा उसके आगे उसने समर्पण कर दिया। बिजली कड़की उसने समर्पण कर दिया, बाढ़ आई उसने समर्पण कर दिया, भूकंप आया उसने समर्पण कर दिया, तूफान आया उसने समर्पण कर दिया। अब जब समर्पण करता है तो वो सामने वाले को भगवान मान लेता है। तो हमारा पहला हिस्सा शुरू हुआ जिससे हम कहते हैं रिलीजन। रिलीजन की शुरुआत वहां से होती है, धर्म की शुरुआत वहां से होती है जब इंसान डरा, घबराया और घबरा के उसने देवी देवताएं बनाना शुरू कर दिया, माफी मांगनी शुरू कर दी, अपनी गलती को मानना शुरू कर दिया। रिलीजन की शुरुआत हुई। जब रिलीजन बन गए, हमने भगवान मानना शुरू कर दिया। बचे नहीं बचे वो तो नहीं बच सकता, भूकंप से थोड़ी बच सकते हैं। आप भूकंप को देवता बना लोगे तो भूकंप से थोड़ी बच जाओगे, आप बाढ़ से थोड़ी बच जाओगे, बाढ़ को देवता जबकि करते थे लड़कियों को। जब नील जो नदी थी उसमें बाढ़ आती थी, लड़कियों को फेंक देते थे बाढ़ के अंदर, लड़कियों को बाढ़ में फेंक देते थे पानी में। ये सोचते थे कि जो पानी का देवता है ज्यूस वो खुश हो जाएगा। बड़ी बेवकूफाना हरकतें हमने शुरुआत में की है मानव सभ्यता के। हमें लगता था कि वो लड़कियों को लेने आ रहा है, लड़कियां दे दो वापस चला जाएगा। सोचिए हम ऐसे थे। तो ये रिलीजन की शुरुआत होती है जहां हमने सबके आगे समर्पण किया, मानना शुरू किया। फिर हमारा दूसरा हिस्सा शुरू हुआ जब हम थोड़े समझदार हुए तो हमने स्टार्ट की फिलोसॉफी। फिर हमारा दूसरा जो विकास का क्रम है उसमें शुरुआत होती है फिलोसॉफी की। फिलोसॉफी में हमने सवाल पैदा किए, ये जो मूर्खता हमारे पूर्वज करते आ रहे थे हमने उसके ऊपर सवाल खड़े होने शुरू किए कि क्यों भाई लड़कियों को क्यों फेंक रहे हो आप, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ये चीजें क्यों कर रहे हो। ये तो जैसे आर्किमिडीज आया, उसने कहा कि नहीं पानी जो है वो चीजों को तिरा भी सकता है, डुबा भी सकता है। अगर आप पानी को ढंग से यूज करोगे तो हो जाएगा। पानी डुबाता क्यों है, तिराता क्यों है, बिजली कड़कती क्यों है। फिलोसॉफी शुरू हुई। भगवान से डरने की जरूरत है क्या, ईश्वर है तो फिर डरे क्यों, वो अगर हमारा परम पिता है तो पिता से क्यों कोई डरेगा। वैसे ढेर सारे सवाल शुरुआत हुई और हमने रिलीजन से शिफ्ट हो गए फिलोसॉफी पर। लेकिन फिलोसॉफी ने हमें सोचने की ताकत जरूर दी, लेकिन इलाज नहीं दिया। ऐसा नहीं कि कोई इलाज आ गया था, इलाज कुछ नहीं आया, बस ठीक है हमने बाउंड्रीज तोड़नी शुरू कर दी, हमने मान्यताएं बंद कर दी। मैं नहीं मानूंगा, इस तरीके से हमारा पहला हिस्सा शुरू हो गया। हमने काटना शुरू कर दिया। जैसे आप धर्म देखोगे, अब कहोगे सर आप मैथ्स की बजाय ये पढ़ाने लगे, लेकिन 5 मिनट का टाइम लगेगा।
क्योंकि जरूरी है कि आपको ये चीजें भी थोड़ी सी पता हो। तो फिर रिलीजन आता है, रिलीजन से फिलोसॉफी आती है, फिलोसॉफी में आप देखते हैं प्रोटेस्टेंट में यही हुआ था। प्रोटेस्टेंट रिलीजन का दूसरा पार्ट हुआ था, जब आपने धर्म को छोड़ना शुरू कर दिया, आपने सवाल उठाने शुरू कर दिया, आपने मान्यताएं बंद कर दिया, आपने चर्च का विरोध करना शुरू कर दिया, तो दूसरा हिस्सा शुरू हुआ फिलोसॉफी का। फिर हमारा मानव इतिहास चलता है फिलोसॉफी की तरफ। फिर हम और समझदार हुए, हमने कहा यार फिलोसॉफी कर करके तो तंग आ गए, कुछ इलाज तो बताओ, कोई सॉल्यूशन तो बताओ चीजों का। फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने फिलोसॉफी से भी आगे बढ़े और बढ़ गए साइंस की तरफ, जिन्होंने कॉन्क्रीट कुछ करने की कोशिश की, जिसमें से हमारे बहुत सारे लोग आते हैं। आर्किमिडीज उसमें से एक नंबर 1 है, जिन्होंने बताया कि पानी पे कोई चीज तैरती कैसे है। और उनका फायदा ये हुआ कि आज हम पानी पे लोहे के जहाज तैरा पाते हैं, पानी के ऊपर लोहे के। सोचिए, अगर हम पानी को भगवान मानते तो सिर्फ लकड़ी ही तैरती, अगर हम पानी को भगवान मानते तो सिर्फ लकड़ी ही तैरती, सिर्फ लकड़ियां ही पानी पे तैरती। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल चीज तैर पाती बस वो तैर पाती। लेकिन जब हमने पानी को समझना शुरू कर दिया तो आज हम लोहे के बड़े बड़े जहाज, जो हमारे शहर गांवों के साइज के होते हैं, उतने बड़े बड़े जहाज हम पानी पे तैरा पा रहे हैं। उसी पानी पर इतने बड़े जहाज तैरा पा रहे हैं जब हमने पानी को समझ लिया। तो यहां से शुरुआत हुई विज्ञान की। विज्ञान के लिए आधार की जरूरत थी, तो गणित ने उसे वो आधार दिया। तो ये जो चित्र है ये आपको समझाता है कि कैसे हम रिलीजन से मैथमेटिक्स तक पहुंचे। ठीक है, क्लियर है? ये है एक्चुअली इसका सेंस, जो आपको याद दिलाता है कि हमारी शुरुआत इन सब से हुई थी और कुछ लोग अभी भी यहां रुक गए और कुछ लोग आगे बढ़ गए। तो आयु के प्रकार पे आ जाते हैं। अच्छा, वो क्या क्यों फेंकते थे वो, कभी आप मुझसे हिस्ट्री पढ़िएगा मैं हिस्ट्री भी बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ। अगर आप मुझसे फिलोसॉफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, वो भी मैं बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ। हाँ, लेकिन वैसे नहीं पढ़ाता पेपर के हिसाब से। तो आ जाइए मैट्रिक्सों के प्रकार के ऊपर आ जाते हैं कि मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है। मैट्रिक्स होती है कई प्रकार की, इसमें से कुछ लिस्ट मैंने की है, सारे प्रकार पे बात करने की जरूरत भी नहीं है। पंक्ति मैट्रिक्स, जिसमें एक पंक्ति होती है। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, पंक्ति एक होती है, केवल एक पंक्ति। एग्जाम्पल के लिए ये ले लो, 2 4 5, 2 4 5। उसके बाद आती है स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स होती है जो दिखाती है कि एक स्तंभ होता है, पंक्तियां चाहे कितनी भी हो सकती है। 2 4 1। फिर आती है सिंगलटन मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, एक ही स्तंभ होती है, उस वजह से एक ही अवयव होता है। एक ही पंक्ति होती है, एक ही कॉलम होता है, एक ही रो, एक ही कॉलम, एक ही अवयव, सब कुछ सिंगल सिंगल होता है, उसे सिंगलटन कहते हैं। उसके बाद में आते हैं शून्य मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे अवयव जीरो होते हैं, सारे अवयव जिसके जीरो होते हैं, साइज चाहे कितना भी हो, अवयव सारे जीरो होंगे। किसी भी साइज की मैट्रिक्स हो, अगर सारे अवयव जीरो है तो ऐसी को जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद में आती है वर्ग मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, मतलब जितनी पंक्तियां हो उतनी ही स्तंभ हो, तो इस मैट्रिक्स को वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद में आती है विकर्ण, इकाई और अदिश मैट्रिक्स। इन तीनों को एक साथ लेते हैं। पहले आती है विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसके केवल विकर्ण विकर्ण में अवयव हो, केवल विकर्ण में अवयव हो, केवल विकर्ण में, कितने हो ये नहीं बताया, जो भी हो बस विकर्ण में अवयव होने चाहिए, बाकी सब जीरो चाहिए। विकर्ण के अलावा बाकी सब जीरो होने चाहिए। विकर्ण के बारे में कुछ बताया नहीं, विकर्ण के बारे में कुछ नहीं बताया। विकर्ण में कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे। विकर्ण में तुम्हारी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, कुल लो, हाँ, लेकिन विकर्ण के अलावा सब जीरो होने चाहिए। विकर्ण के अलावा सब जीरो होना चाहिए, इसे विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। फिर विकर्ण मैट्रिक्स का भाई आया अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स ने कहा कि भैया ठीक है, तुम बात सही है, लेकिन ये तीनों भी बराबर होने चाहिए, इसे तो हम कहते हैं विकर्ण मैट्रिक्स। फिर दूसरा आया हमारा अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स ने हमने कह दिया कि भैया ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो भी आप अपनी मर्जी से ले रहे हैं, हाँ अभी भी आप अपनी मर्जी से लो, हम आपकी मर्जी पे शर्त नहीं लगा रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि तीनों बराबर लो, प्लीज तीनों बराबर लो, इसे कहते हैं अदिश मैट्रिक्स। अभी भी विकर्ण मैट्रिक्स ही है,
लेकिन विकर्ण मैट्रिक्स पे एक शर्त लगा दी कि भाई तीनों बराबर होने चाहिए। जब दो ले रहे हो ना, वो तीनों बराबर लेना। जो भी तीन आप ले रहे हो वो तीनों आप बराबर लीजिएगा, छोटे बड़े मत लीजिएगा। इसी का नाम पड़ गया अदिश मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब अदिश मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स का अगला रूप है। फिर अदिश मैट्रिक्स के बाद में आई इकाई मैट्रिक्स। हमने एक शर्त और डाल दी कि जो तीनों बराबर भी ले रहे हो वो भी 1 1 1 ले लो। ये बन गई इकाई मैट्रिक्स। एक एक शर्त बढ़ाते चले गए, एक एक शर्त बढ़ाते चले गए। पहले विकर्ण मैट्रिक्स, फिर अदिश मैट्रिक्स, फिर इकाई मैट्रिक्स। ठीक, बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं ट्रेस से। ट्रेस क्या होता है? ट्रेस क्या होता है? ट्रेस का नाम ट्रेस होता है, इसको बोलते हैं TRA। ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रेस। विकर्ण के अवयवों का जोड़, जो आपके विकर्ण है उसके अवयवों को जोड़ दीजिए। विकर्ण के अवयवों का योग, जो विकर्ण के अवयव है उनको जोड़िए, जो आएगा वो ट्रेस कहलाएगा। ये विकर्ण के अवयव है। विकर्ण के अवयव बड़े खास होते हैं क्योंकि इनका नंबर बराबर होता है। A11, A22, A33, इनको जोड़ दीजिए। इससे जोड़ के जो बनता है उसको ट्रेस कहते हैं। विकर्ण के जितने भी अवयव हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, विकर्ण के जितने भी अवयव हैं उन सबको जोड़िए, सबको, और इनसे जो आएगा उसको ट्रेस ऑफ ए कहेंगे। ए की ट्रेस, जो मैट्रिक्स है उसकी ट्रेस, ट्रेस ऑफ ए। इसमें कुछ खास बातें हैं, ट्रेस में कुछ खास बातें हैं। पहली खास बात यह है कि अगर आप मैट्रिक्स ए को लैम्डा से गुणा करके ट्रेस निकालो या ट्रेस निकालकर ए से गुणा करो, बराबर होता है। दो मैट्रिक्स को घटाकर ट्रेस निकालो या ट्रेस निकालकर घटाओ, बराबर होता है। गुणा में ए गुणा बी की ट्रेस निकालो चाहे बी गुणा ए की ट्रेस निकालो, बराबर होगी। ए की ट्रेस और ए के डैश की ट्रेस बराबर होती है, यानी ट्रांसपोज करने के बाद भी ट्रेस वही होती है। इकाई मैट्रिक्स की ट्रेस n के बराबर होती है, जीरो मैट्रिक्स की ट्रेस 0 होती है। ये कुछ ट्रेस की खास बातें हैं। तो याद रखिएगा, अंतर के लिए और योग के लिए भी ये बात सही है। अगर ये योग के लिए होता तो भी ये बात सही है। दो मैट्रिक्स को जोड़कर ट्रेस निकालो या ट्रेस निकालकर जोड़ो घटाओ, एक ही बात है। लेकिन गुणा में ये बात सच नहीं है। गुणा में थोड़ा सा अंतर रखिएगा। ऐसा नहीं कहा गया गुणा में कि दो मैट्रिक्स की पहले गुणा कर लो और फिर ट्रेस निकाल लो, या फिर पहले ट्रेस निकाल लो और फिर गुणा कर लो। ये बराबर नहीं होता। ये बस आपको ये कह रहा है कि ए गुणा बी की ट्रेस निकाल लो चाहे बी गुणा ए की ट्रेस निकाल लो, बराबर होती है। जबकि ये नहीं कह रहा है, गलत इंटरप्रेट मत करना इसको। ये नहीं कह रहा कि ए गुणा बी की ट्रेस पहले गुणा कर लो और फिर ट्रेस निकाल लो, या पहले ट्रेस निकाल लो और फिर गुणा कर लो, नहीं, ये नहीं कह रहा। बस ये कह रहा है ए गुणा बी करके ट्रेस निकालो चाहे बी गुणा ए करके ट्रेस निकालो, ट्रेस में क्रम विनिमयता का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहना चाहता है। ठीक है, अब आगे बढ़े, अगले आते हैं मैट्रिक्सों का योग और मैट्रिक्सों का अंतर। मैट्रिक्सों को जोड़ना हो तो मैट्रिक्स से सेम साइज की मैट्रिक्स ही जुड़ती है। अगर दो मैट्रिक्स अलग अलग साइज की है तो वो जुड़ नहीं सकती, घट नहीं सकती। जुड़ने और घटने के लिए दोनों मैट्रिक्स का साइज बराबर होना चाहिए। अगर पहली मैट्रिक्स ए m गुणा n की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी m गुणा n की होनी चाहिए जुड़ने के लिए और घटने के लिए। अगर साइज में अंतर है तो फिर दो मैट्रिक्स नहीं जुड़ सकती, और जुड़ने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका साइज भी वही होगा m गुणा n का। यानी जब आप दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो साइज बना रहता है, साइज बिगड़ता नहीं है। मतलब जो पंक्ति और स्तंभों की संख्या है वो ए की भी वही होगी, बी की भी वही होगी, तो उनके जोड़ने और घटाने से जो बनेगी उसका भी वही होगा, साइज बरकरार रहेगा। अब इसके अंदर कुछ खास बातें, ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, बराबर होता है मैट्रिक्सों में। जोड़ के लिए क्रम विनिमयता होती है, साचर्यता होती है। ए और बी को पहले जोड़ो, सी को बाद में जोड़ो, या बी और सी को पहले जोड़ो, ए को बाद में जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जीरो मैट्रिक्स से जोड़ोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर मैट्रिक्स का एक माइनस मैट्रिक्स होती है जिसे जोड़ने पर 0 आएगा। ठीक है, कैंसिलेशन का नियम होता है, आप दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं। अगर ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी आए तो ए से ए काट दो, बी बराबर सी। निरसन का नियम काम करता है। जोड़ में कैंसिलेशन का नियम काम करता है, आप दोनों साइड से कट कर सकते हो। तो ये जोड़ के गुणधर्म है। आ जाओ, अदिश गुणन। अदिश गुणन का मतलब है किसी संख्या से गुणा करना, मैट्रिक्स को किसी संख्या से गुणा करना। अदिश गुणन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आपकी मैट्रिक्स है ए
और उसको आपने किसी नंबर k से गुणा कर दिया, k 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो कैसे होता है। तो गुणा करने के लिए अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी अचर संख्या से गुणा करते हैं तो वह नंबर हर अवयव से गुणा होगा, सबसे, किसी को नहीं छोड़ेगा, सबसे जाकर गुणा होगा, हर एक एक नंबर से जाके गुणा होगा। इसको अदिश गुणन कहते हैं। मैट्रिक्स को किसी संख्या, क्योंकि संख्या अदिश होगी तो अदिश से गुणा करवा रहे। गुणधर्म क्या है, आप दो मैट्रिक्सों की गुणा करा के लैम्डा से गुणा कर लो, ए और बी को जोड़कर लैम्डा से गुणा कर लो, या लैम्डा से गुणा करके जोड़ लो, बराबर होगा। लैम्डा और म्यू दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं को जोड़कर ए से गुणा कर लो या अलग अलग गुणा करके जोड़ लो, बराबर होगा। ऐसे ही ए मैट्रिक्स को पहले म्यू से गुणा करो फिर लैम्डा से गुणा करो, या पहले म्यू लैम्डा से गुणा करो, म्यू से गुणा बाद में कर लो, या लैम्डा और म्यू की गुणा पहले कर लो फिर ए से गुणा कर लो, ये तीनों बातें बराबर है। ऐसे ही ए को माइनस लैम्डा से गुणा कर लो, या ए को लैम्डा से गुणा करके फिर माइनस से गुणा कर लो, या ए को माइनस की बना के फिर लैम्डा से गुणा कर लो, तीनों बातें बराबर होंगी। ये इनके गुणधर्म है कि भाई आप क्या क्या अदिश गुणन में कर सकते हो। उसके बाद आगे आता है ये हमारा सवाल, ए मैट्रिक्स का साइज 3 गुना, ए मैट्रिक्स का साइज 3 गुना एम का है, बी मैट्रिक्स का साइज 3 गुना एन का है, और एम और एन बराबर हो तो अवयव 5a माइनस 2b की कोटि क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 5a माइनस 2b कितना होगा। तो साइज वही होगा, क्योंकि जोड़ने और घटाने पे तो साइज बदलता ही नहीं है ना, जोड़ने और घटाने पे साइज बदलता ही नहीं है। तो इस केस में आप देख सकते हैं ए का साइज ऑर्डर ऑफ ए, जो ए का ऑर्डर है वही बी का ऑर्डर होगा, क्योंकि अगर ए का बी का ऑर्डर अलग अलग होता अगर ए और बी का ऑर्डर अलग अलग होता तो क्या ये घट पाते, नहीं, ये नहीं घट पाते। और अगर ये घट गए हैं तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका साइज भी वही होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैट्रिक्स से अलग नहीं है, मैट्रिक्स से अलग है, ए अलग मैट्रिक्स है, बी अलग मैट्रिक्स है, साइज की बात हो रही है। ए का साइज भी वही होगा, बी का साइज भी वही होगा, और 5a माइनस 2b से जो भी मैट्रिक्स बनेगी अंततः उसका साइज भी वही होगा। साइज की बात हो रही है, साइज की बात। जैसे मान लीजिए किसी का, कोई ने मकान बनाया 30 बाय 60 पे, बड़ा बनाया, भव्य बनाया, किसी ने 30 बाय 60 पे झोपड़ी बनाई, तो मैं बात वो नहीं कर रहा कि वहां झोपड़ी बन रही है कि वहां महल बन रहा है, मैं बता रहा हूँ प्लॉट का साइज 30 बाय 60 उसका था, 30 बाय 60 इसका है, तो प्लॉट के साइज की बात चल रही है। ए के प्लॉट साइज, बी का प्लॉट साइज और 5a माइनस 2b का प्लॉट साइज एक ही है, साइज वाइज तीनों बराबर होंगे। तो जो ए का साइज है वही बी का साइज है, वही 5a माइनस 2b का साइज है, तो ये 3 गुना एम है, तो एम और एन तो बराबर है, तो 3 गुना एम ही हो गया, है ना, 3 गुना एन बोल दो, तो डी आपका आंसर हो गया। सिर्फ क्वेश्चन जो है ना वो बेवकूफ बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे 5a माइनस 2b, बिल्कुल 5a माइनस 2b कर दिया आपने, ठीक है, ए को 5 से गुणा कर दिया, बी को 2 से गुणा कर दिया, लेकिन साइज थोड़ी बदला है। ये तो कोटि पूछ रहा है आपसे, ये थोड़ी पूछ रहा है कि 5 से गुणा करने के बाद नंबर क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, वो तो बस ये पूछ रहा है कि भाई 5a माइनस 2b का साइज क्या आएगा। ए का साइज 3 गुना एम का है, बी का साइज 3 गुना एन का है, और फिर 5a माइनस 2b निकाला, तो उसका साइज क्या आएगा, तो साइज तो वही रहेगा, क्योंकि जोड़ने और घटाते जब आप हो तो साइज बरकरार रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। ए आंसर नहीं, ए हो सकता है, ए का आंसर m गुना 3 है, m गुना 3 नहीं हो सकता है, तो 3 गुना m हो सकता है या 3 गुना n हो सकता है, और m और n बराबर है तो 3 गुना m कर दो या 3 गुना n कर दो, ये m गुना 3 है, ये नहीं हो सकता, m गुना 3 नहीं हो सकता है, 3 गुना n हो सकता है, 3 गुना m हो सकता है, क्योंकि m और n बराबर है इसलिए। ये a है, k a है, तो k a b के मान कौन से होंगे, इसे k से गुणा करते ही 0 2 के 3 माइनस 4, 3 के माइनस 4 के, ये बराबर के ए दिया हुआ है, वो ये रहा, बराबर कर दो 0 3 0 3 ए 2 बी 24, तुलना करने पर -4 के बराबर 24
k बराबर माइनस का 6, उसके बाद में 2k बराबर 3a, k का मान आ चुका है, k का मान यहां रख दो। a का मान -4, 2b बराबर 3k बराबर 2b, a का मान -4, a का मान -6, a का मान -4, b का मान -2, तो c आपका आंसर आ गया। आगे बढ़े, दो मैट्रिक्सों का गुणनफल। अगर आप दो मैट्रिक्सों की गुणा करते हैं तो गुणा होने के लिए पहले शर्त की जरूरत होती है। शर्त यह है कि दो मैट्रिक्स तभी गुणा होंगी जब आगे वाली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या, आगे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और पीछे वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, अगर ये दोनों नंबर बराबर है, यानी बीच वाले दोनों नंबर बराबर है, जो दोनों के साइज है, जो दोनों की कोटियां है, जो दोनों के ऑर्डर है, उसमें जो बीच वाले नंबर अगर बराबर है तो ही मैट्रिक्स की गुणा होगी, वरना नहीं होगी। गुणा होने की आवश्यक शर्त, आगे वाली मैट्रिक्स का कॉलम पीछे वाली मैट्रिक्स की रो बराबर होनी चाहिए साइज में, तब गुणा होगी। और गुणा होने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका साइज ये होगा, जो बचे हुए दो नंबर है इस साइज की नई मैट्रिक्स होगी m गुणा p की, m गुणा p की नई मैट्रिक्स तैयार होगी। इस तरीके से मैट्रिक्स का गुणन होता है, इस तरीके से मैट्रिक्स का गुणन होता है। तो ए बी बराबर ए बी बनेगा, लेकिन शर्त के साथ। शर्त अगर पूरी होगी तो गुणा होगी, वरना नहीं होगी। अच्छा, गुणा होती कैसे है? गुणा इस तरीके से होती है, पंक्ति गुणा स्तंभ। एक पंक्ति उठाते हैं, एक पंक्ति उठाते हैं, एक स्तंभ उठाते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ लिया और एक एक से एक एक अवयव गुणा किया। 1 गुणा 7, 2 गुणा 9, 3 गुणा 11, जो आया उसको यहां लिखते हैं। इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स की गुणा तैयार होती है। ठीक है, तो पहली पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्ति गुणा स्तंभ, एक पंक्ति ली, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, एक पंक्ति को सारे स्तंभ के साथ गुणा करते हुए चले जाते हैं, फिर अगली पंक्ति उठाते हैं, उसको सबके साथ गुणा करते हैं। इस तरीके से गुणा होती रहती है। अब इसके भी गुणधर्म है। गुणधर्म एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट गुणधर्म, ए बी क्रॉस बी ए नहीं होता, ए गुणा बी और बी गुणा ए नहीं होता। यानी हमारे मैट्रिक्स में क्रम विनिमेयता, जिसे हम कहते हैं कॉम्यूटिविटी, ये कॉम्यूट नहीं करते, इनमें कॉम्यूटिविटी नहीं होती। क्रम विनिमेयता का गुण लागू होना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर ए गुणा बी वही आया तो बी गुणा ए भी वही आएगा, कोई अनिवार्यता नहीं है। हाँ, साचर्यता इसमें होती है। आप ए और बी को गुणा करने के बाद में सी के साथ गुणा करो, या बी सी पहले करो ए बाद में करो, हो जाएगा। इकाई मैट्रिक्स से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बंटनता का नियम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ काम करता है, ब्रैकेट खोल सकते हो, बी प्लस सी और ए बाहर है तो ए बी प्लस ए सी कर सकते हो। तो एक तो इस नियम का याद रखना कि क्रम विनिमेयता नहीं होती है, नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट। और एक कैंसिलेशन का नियम नहीं होता, आप काट नहीं सकते कि ए से ए काट दिया और बी बराबर सी आ गया, ये दो नियम इसमें नहीं होते। कैंसिलेशन का नियम नहीं होता, ये गुणा में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसिलेशन का नियम क्या होता है? जो आप खच खच काटते हो ना, डय मारा, वो जो चीज है ना, वो मैट्रिक्सों में गुणा में नहीं होती, जोड़ में होती है, जोड़ में होती है, गुणा में नहीं होती। सब सही, अजीब बात है, लेकिन होता है। अजीब अजीब नंबर सिस्टम है, अपने अपने गुणों की पालना करते हैं। इनमें ये होता है, इनमें नहीं होता। आप ए से ए काटेंगे तो बी बराबर सी नहीं आएगा इनमें। तो ऐसा नहीं है कि आप कट कर सकते हो, इनमें कैंसिलेशन नहीं होता, जोड़ में होता है। अगर ये चीज जोड़ में होती तो कट जाता। अभी पढ़ के आए हम लोग कि कैंसिलेशन का नियम जोड़ में काम करता है, गुणा में काम नहीं करता। क्रम विनिमेयता जोड़ में काम करती है, गुणा में काम नहीं करती। अच्छा, इसके बाद में एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि अगर दो मैट्रिक्स ए गुणा बी की गुणा 0 आ रही हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए 0 है और बी 0 है। नहीं, हमारे नंबरों में क्या होता है कि जब दो चीजें गुणा करके 0 आती है, हमारे नंबर सिस्टम में क्या होता है, नंबर सिस्टम में x गुणा y अगर 0 बनाता है तो हम उसका अर्थ निकालते हैं कि अगर दोनों की गुणा 0 आई है तो या तो x 0 है या फिर y 0 है, x और y में से कोई ना कोई तो 0 है। लेकिन मैट्रिक्सों में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्सों में अगर ए बी 0 आया है, अगर a गुणा b 0 आया है तो इसकी कई संभावनाएं हो सकती है। हो सकता है आप सही हो, a 0 हो सकता है b 0 हो सकता है a और b दोनों ही 0 ना हो,
ना ए जीरो हो ना बी जीरो, बिना जीरो के भी जीरो आते हैं यहाँ पे, मैट्रिक्सों में बिना जीरो के भी जीरो आते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्सों में बिना जीरो के भी जीरो आते हैं, दो मैट्रिक्स से नहीं जीरो हो तो भी जीरो बना सकते हैं बिना जीरो के भी। एग्जाम्पल ले लो, ये मैट्रिक्स क्या जीरो है? नहीं, गुणा, ये ले लो, क्या ये मैट्रिक्स जीरो है? नहीं। ए मैट्रिक्स जीरो है? नहीं। बी मैट्रिक्स जीरो है? नहीं। लेकिन दोनों की गुणा देखो, दोनों की गुणा देखो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ जीरो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ जीरो, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ जीरो, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ जीरो, ये देखो जीरो आ गया, ना ए जीरो है ना बी जीरो है, फिर भी जीरो आ रहा है, तो मैट्रिक्सों में बिना जीरो के भी जीरो आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ए बी जीरो आ रहा है तो फिर ए जीरो है या बी जीरो है, नहीं, हो सकता है दोनों ही जीरो ना हो, जीरो आने का मतलब नहीं कि दोनों में से कोई जीरो है, नहीं, मैट्रिक्सों में ये लागू नहीं होता, मैट्रिक्सों में क्यों, वेक्टरों में भी नहीं होता, वेक्टर में भी अगर ए डॉट बी जीरो आ रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि ए जीरो है? नहीं, और वजह से भी जीरो आते हैं, तो मैट्रिक्सें हो गई, वेक्टर हो गए, ये वो लोग हैं जिनमें जीरो कैसे भी आ सकता है, और तरीकों से भी जीरो आते हैं, ऐसा नहीं कि जीरो से ही जीरो की उत्पत्ति होती है, जीरो से ही जीरो की उत्पत्ति होती है। पहले एक बहुत पुराना सिद्धांत माना जाता था कि जीव, है ना, धर्मों में ये चीज रही है कि जीव से जीव की उत्पत्ति होती है, ये बड़ा एक सिद्धांत माना जाता था कि जीव से, तो जैसे हम सिद्धांत, अब साइंटिफिक जो रिवोल्यूशन हो रहा है, साइंटिफिक जो थ्योरियाज आ रही है, उनमें हम देख पा रहे हैं कि बिना जीव से भी जीव की उत्पत्ति होती है, बिना जीव से भी जीव की उत्पत्ति होती है, ये अजीब बात है, जो हम पहले हम जो मानते आ रहे हैं, जो धार्मिक दृष्टिकोण है उसमें जो हम मानते आ रहे हैं, है ना, उसमें एक था कि जीव से जीव की उत्पत्ति होती है, मतलब चाहे कुछ भी हो, जरूरी नहीं है कि इंसान इंसान से आए हो, हम चिंपैंजी से आए हो सकते हैं, हम किसी और प्रजाति से इवॉल्व होके हम बने हो, लेकिन अब साइंस ये समझाता है कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप जीव से ही जीव की उत्पत्ति हुई हो, कुछ केमिकल्स है उनको मिक्स करने से भी जीव की उत्पत्ति होती है। ये एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट है जो ये बताता है कि निर्जीव से सजीव पैदा हो सकता है, निर्जीव से सजीव पैदा हो सकता है, ये क्रांतिकारी विचार है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर ना कोई निर्जीव है ना कोई सजीव है। जो बचपन में हमें छोटी क्लास में पढ़ाया जाता था कि निर्जीव चीजें सांस नहीं ले पाती, सजीव नहीं ले पाते, ठीक है। अब आ जाओ, इसी वजह से क्या होता है, ए बी बराबर बी ए नहीं होता, इस वजह से हमारे कई असमीकाएं मैट्रिक्सों में जाकर गलत हो जाती है, हमारी कई असमीकाएं मैट्रिक्स में जाके गलत हो जाती है। अगर मैट्रिक्स ए बी बराबर बी ए को फॉलो करता तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती, लेकिन मैट्रिक्स ए बी बराबर बी ए नहीं देता, इस वजह से ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए बी ए बराबर नहीं होता, अगर ये दोनों बराबर होते तो ए बी बी ए को ए बी लिख देते, ए बी दो ए बी हो जाता, लेकिन मैट्रिक्सों में ऐसा नहीं होता, इसलिए मैट्रिक्स में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, ऐसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए। इसी वजह से सारे फॉर्मूले ही बिगड़ जाते हैं, सारी हमारी असमीकाएं बिगड़ जाती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर नहीं होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए। ऐसे ही आपका a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। तो सारे खेल ही बिगड़ गए, और क्यों बिगड़े, क्योंकि ए बी बराबर बी ए नहीं है, अगर ए बी बराबर बी ए होता तो अभी सब ठीक हो जाएगा, आप ए बी बराबर बी ए कर दो, देखो वापस से आप वैसे हो जाओगे जैसे सर्व समीकरण नॉर्मली होती है नंबरों में, ए बी बराबर बी ए करके देखो दो ए बी बराबर बी ए करते माइनस का दो ए बी बराबर बी ए करते ए बी और बी ए कट गया, ए बी ए कट गया, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ए बी बराबर बी ए न होने के चक्कर में ये सारी सर्व समीकरणों की वाट लग गई, सारी सर्व समीकरण जितनी भी सर्व समीकरण हैं सबकी सब अटक गई, सबके, क्योंकि जुड़ पाएंगे नहीं है बेचारे। पहले तो क्या होता था, पहले जुड़ जाते थे, देखो होता तो ऐसे ही था, ऐसा नहीं कि ये तो कच्चा रूप यही था, जब आप ए प्लस बी का स्क्वायर करते थे ना तो आता तो आपका यही था, ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और आप ब्रैकेट खोलते थे लेकिन लास्ट में ब्रैकेट जुड़ जाते थे, आपके नंबर्स ऐड हो जाते थे, ए स्क्वायर पहले ए से गुणा हुआ ए स्क्वायर, ए बी से गुणा हुआ ए बी,
फिर बी ए से गुणा हुआ बी ए, फिर बी बी से गुणा हुआ बी स्क्वायर। अब यहां जाके आपका जो मामला है वो अटक गया, यहां अटक गया आपका मामला। पहले तो क्या होता था, ए बी बराबर बी ए जुड़ जाता था, ए बी और बी ए जुड़ जाता था, दो ए बी बन जाता था। लेकिन अब ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ए बी और बी ए बराबर होते नहीं है, तो ये अटक के खड़े हो गए, ये लटक गए, बस ये हो जाता है। वरना तो हमारे पुराने वाले जो सर्व समीकरण होते हैं उसी में चले जाते हैं, लेकिन ए बी बराबर बी ए ना होने की वजह से सारी सर्व समीकरण अटक गई आगे। तो अपने फाइनल नतीजे पे नहीं पहुंची, ये दुखद खबर है। आ जाओ, ये आपको 0 दिया गया, तो बताइए x का मान कितना होगा। तो पहले गुणा करेंगे, पहले दो मैट्रिक्सों की गुणा करेंगे, फिर तीसरी मैट्रिक्स की गुणा करेंगे। पहले दो मैट्रिक्स निपटा लेते हैं। तो ये पहली पंक्ति, ये पहला स्तंभ, गुणा करने पर आ जाएगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये आ गया 1। फिर यही पंक्ति जाएगी स्तंभ नंबर 2 से गुणा होने के लिए, 2 + 5x + 3 5 + 5x। फिर ये जाएगी आपके तीसरे के साथ, 3 + x + 2 5 + x। x 1 - 2। अब ये दोनों गुणा होंगे, सॉरी, ये आ गया x 5 + 5x, छः x - 2 4x, 4x - 6 बराबर 0। x बराबर 6/4 3/2। मैंने कोई गलती की है कैलकुलेशन में? नहीं की है, या सही है? कोई कैलकुलेशन में गलती की है? ये 1 आया था, फिर अगला मेरा आया था 5x + 5, अगला आया था मेरा x + 5, x 1 और -2, फिर ये आया मेरा x, ये 1 से गुणा करने पर 5 + 5 -10 - 2x, 5 और 1 6, 6 का 4x आ गया, 5 - 10, ये 5 आएगा ना, 5 - 10 ये 5 आएगा। x बराबर 5/4। ठीक है, हाँ वो गलती हो गई, आगे बढ़ जाओ, आगे आते हैं। a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a - b का होल स्क्वायर, मैट्रिक्सों में a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? मैट्रिक्सों में a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? बराबर होगा a स्क्वायर b स्क्वायर -ab - b, डी आपका आंसर होगा। a स्क्वायर -ab, हद करते हो यार, पढ़ाते पढ़ाते फिर से वही गलतियां करते हो, पूरी लाइन झक मार ली, फिर उसके बाद में भी फिर वहीं पहुंच जाते हो। कैसे आएगा बी कैसे आएगा? बी कैसे आएगा? या तो आप क्लास में नहीं रहते हो, या फिर आपको ये लगता है कि आपको सब कुछ आता है। a - b का होल स्क्वायर है, मैट्रिक्सों में ए बी बराबर बी ए होना आवश्यक नहीं है, ए बी बराबर नहीं हो सकता बी ए, मैट्रिक्सों में ये होना कोई जरूरी नहीं है। इस वजह से जब आप a - b का होल स्क्वायर खोलते हैं तो वो नंबरों का होल स्क्वायर है, जो आप खोलते हैं ना वो नंबरों का है, ये नंबर नहीं है, ये मैट्रिक्स है। यहां पर आप नंबरों वाली सर्व समीकरण नहीं लगा सकते, आप नंबरों वाली सर्व समीकरण नहीं लगा सकते, यहां पर आपको सर्व समीकरण खुद से बनानी पड़ेगी। तो a - b गुणा a - b करना पड़ेगा, जिससे ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का ए बी, ये आ जाएगा माइनस का बी ए, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब ए बी और बी ए जुड़ नहीं सकते, तो ये यहीं अटक जाएगा, ये यहीं अटक जाएगा, इसलिए आपका आंसर होगा डी, ना कि बी। अगला
अगर a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो, तो ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा कि हमारी मैट्रिक्स से भी हमारे नंबरों की तरह काम करने लग जाए। हमारी मैट्रिक्स से भी देखो a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी नंबरों वाला गुण लग गया। नंबरों वाला गुण जो है ना, किसी मैट्रिक्स में नंबर वाले गुण, नंबरों वाली सर्व समीकाएं केवल तभी काम कर सकती है जब ए बी बराबर बी हो। अगर ए बी और बी ए बराबर हुआ तो ही ये बात सच होगी, क्योंकि फिर ए बी बी ए कट जाएगा, है ना, तब आपका ये कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, बताओ ए मैट्रिक्स इनमें से किसके बराबर है? ए मैट्रिक्स इनमें से किसके बराबर है? 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन से ही ट्राई करते हैं, ऑप्शन से ही ट्राई करते हैं। निकालने में तो टाइम लगेगा, तो अगर ऑप्शन के साथ ट्राई करें, अब निकालेंगे तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू 4 मानने पड़ेंगे, फिर उनको निकालो सॉल्व करो। इससे अच्छा बाय ऑप्शन चलते हैं। बाय ऑप्शन में पहले ए को ट्राई करते हैं कि क्या ए हो सकता है। ए को बीच में रख के देखो क्या ए काम कर रहा है। 2 1 3 2 2 1 3 2 1 1 1 0 -3 2 5 -3। तो पहली दो मैट्रिक्स की गुणा करने पर पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये आ गया 3, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2, -9 5 10 1 आ रहा है, उस साइड से मैच कर रहा है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -6 0, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 15 10 10 9 1 1 0 0 1, यही आ रहा है। डन, ठीक है, हो गया काम, ये आपका आंसर हो गया। बड़ी अच्छी बात है फर्स्ट में मिल गया, वरना फिर व्यापक तरीके से जाएंगे आप लोग तो लंबा जाएगा, आपको ए मानना पड़ेगा। ए मानो एक्स वाई जेड, मैन मेथड से जाओ, तो इसे आप ट्राई कर सकते हो। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू मान लो, इसे वहां रखो, दोनों साइड तुलना करो और चारों के मान निकालो। दोनों साइड तुलना करो और चारों के मान निकालो। चलो, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज में होता क्या है कि जो आपकी रो होती है उसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, जो आपकी पंक्तियां होती है पंक्तियों को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर चाहो तो कॉलम को पंक्ति बना दो, बात एक ही है, बात एक ही बनती है। रो को कॉलम बना दो, चाहे कॉलम को रो बना दो, इसको कहते हैं ट्रांसपोज या परिवर्त ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का परिवर्त, इसे हम टी से दर्शाते हैं, ए की पावर टी कह दो, या कई किताबें डैश से भी पुकारती है, ए डैश कह दो। तो ये क्या करता है, आपकी मैट्रिक्स को पंक्ति से कॉलम में कन्वर्ट कर देता है, यानी जितनी भी पंक्ति हैं उनको खड़ी कर दो, या जो खड़ी हुई है उनको लेटा दो, दोनों में से कुछ भी कर दो, बात एक ही होती है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने रो को कॉलम बनाया। बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको खुद ही नहीं है पता चलेगा कि रो को कॉलम बनाया था कि कॉलम को रो बनाया था, रिजल्ट एक ही आता है, जिससे पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या था। तो इसे ट्रांसपोज कहते हैं। ट्रांसपोज के गुणधर्म क्या है? अगर आपने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 2 बार ले लिया बैक टू बैक, तो वापस से आपकी वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ट्रांसपोज ऐसा होता है कि दो मैट्रिक्सों को जोड़कर ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेकर जोड़ो, बराबर होता है। किसी संख्या k से गुणा करके ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेकर k से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर दो मैट्रिक्सों की गुणा है तो फर्क पड़ता है। ए बी का ट्रांसपोज बराबर नहीं होता ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये याद रखिएगा, बी आगे आ जाता है, ए पीछे चला जाता है। ऐसे ही अगर बहुत सारी मैट्रिक्स हो तो उनमें भी यही होगा, लास्ट वाली मैट्रिक्स पहले आ जाएगी, क्रम बदल जाएगा, क्रम उल्टा चलेगा। ये जो क्रम था ना ये बदल जाता है, उल्टा क्रम चलता है। देखो ए एन माइनस 1, क्रम बदल जाता है गुणा के केस में। और इकाई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रांसपोज के गुणधर्म है। अब आ जाए क्वेश्चन के ऊपर। अगर ए कोई मैट्रिक्स है जिसका साइज m गुणा n का है, तो बताइए बी का साइज क्या होगा।
अगर ए बी डैश ए दोनों संभव है, ए बी डैश, ए की बी डैश से गुणा करो या बी डैश की ए से गुणा करो, दोनों चीजें परिभाषित है, मतलब डिफाइंड है। तो बताओ मैट्रिक्स बी का साइज क्या होगा, मैट्रिक्स बी का साइज क्या होगा। दोनों परिभाषित है, मतलब ऐसा हो सकता है, ये गुणा संभव है। तो ए का साइज है m गुणा n का, बी हमें पता नहीं है, मान लेते हैं बी का साइज p गुणा q का है। p जो है, बी मैट्रिक्स जो है वो p गुणा q है। तो क्वेश्चन के अनुसार ए बी डैश संभव है, ए बी डैश संभव है, इसका मतलब ए m गुणा n, बी डैश, बी का डैश करोगे तो क्रम बदल जाएगा, क्यू आगे आ जाएगा, पी पीछे चला जाएगा, क्योंकि पंक्तियां स्तंभ बन जाती है, स्तंभ पंक्तियां बन जाती है। अब कह रहा है ये संभव है, संभव है मतलब ये गुणा हो सकती है, ये गुणा तभी हो सकती है जब बीच के नंबर बराबर हो। तो n बराबर q हो गया, तो q का मान मिल गया, q का मान n है एक, तो ये हो गया। दूसरे वाले पे चलते हैं, कह रहा है बी डैश ए भी संभव है, बी डैश ए संभव है, तो बी डैश कितना हुआ q गुणा p, ए कितना है m गुणा n, और अगर ये संभव है मतलब बीच वाले बराबर है, तो p बराबर कितना हुआ, p बराबर m हुआ। तो b का साइज क्या हुआ, b का साइज p गुणा q का था, p का मान आ गया m, q का मान आ गया n। तो b मैट्रिक्स का साइज आया m गुणा n का। तो दोनों ही ऑप्शन m गुणा n के हैं, बी भी है डी भी। आप लोग जिस तरीके से आंसर दे रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि आपकी मैट्रिक्स की हालत खराब है। कोई आंसर दे रहा है ए, कोई आंसर दे रहा है सी, कोई आंसर दे रहा है बी। इसका मतलब आपको मैट्रिक्स की थ्योरी पढ़नी चाहिए, आपको मैट्रिक्स की थ्योरी जरूर पढ़नी चाहिए। जाइए मेन क्लासेस में जाके मैट्रिक्स की थ्योरी को पढ़िए, जिस हिसाब से आप लोग आंसर दे रहे हैं उस हिसाब से थ्योरी में कमजोरी है, या तो थ्योरी में ध्यान नहीं दिया या थ्योरी भूल गए हैं आप लोग। ठीक है, तो आज इसको देख लेना, मेन क्लासेस में जाओ और वहां थ्योरी को ठीक कर लो। ये आपकी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का साइज है 2 गुणा 3 का, बी का साइज है 3 गुणा 2 का, सी का साइज है 3 गुणा 3 का। बताइए निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है, कौन सी चीज है जो की नहीं जा सकती। सी बी प्लस ए डैश नहीं किया जा सकता, बी ए सी नहीं किया जा सकता, सी ब्रैकेट ए प्लस बी डैश का डैश नहीं किया जा सकता, सी ए प्लस बी डैश नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, एक एक चीज को ट्राई करते जाते हैं, होगा या नहीं होगा। पहला ऑप्शन में आते हैं, सी का साइज क्या है 3 गुणा 3 का, क्या सी के साथ बी गुणा हो सकता है। बी का साइज है 3 गुणा 2 का, जी हाँ गुणा हो जाएगा, परफेक्ट है, गुणा हो जाएगा। गुणा होने के बाद में सी बी बनेगी, सी बी का साइज क्या आएगा, सी बी का साइज आएगा 3 गुणा 2 का। ठीक है, अब उसमें क्या ए डैश जुड़ सकता है, ए डैश का ए डैश क्या हुआ 2 गुणा 3 है, तो वो 3 गुणा 2 हो गया। जुड़ने के लिए साइज बराबर होना चाहिए, साइज बराबर है, हाँ ये संभव है। और हमसे तो पूछा है कौन सा संभव नहीं है, तो ये संभव है, इसलिए ये तो होगा। फिर अगले पे आते हैं, बी पे आए बी ए सी करें। बी का मान, बी है 3 गुणा 2 का, फिर ए है ए 2 गुणा 3 का। पहले बी ए निपटा लो, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, बी ए भी बन जाएगा, बी ए बन जाएगा 3 गुणा 3 का। फिर उसके साथ सी की गुणा करें, सी क्या है 3 गुणा 3 का, क्या सी के साथ गुणा हो जाएगी, हो जाएगी, बीच वाले नंबर बराबर है, गुणा हो जाएगी, और गुणा हो जाएगी इसका मतलब बी ए सी आएगा, और आएगा भी 3 गुणा 3 का। वैसे तो नहीं पूछा होगा या नहीं होगा, ये पूछा, तो बी ए सी बनेगा, होगी गुणा इनकी गुणा होगी। अब सी पे आ जाते हैं, तुम्हारा क्या होगा भाई, तुम बताओ। तो सी का साइज है 3 गुणा 3 का, ए का साइज है 2 गुणा 3 का, बी के डैश का साइज है
बी का डैश है, डैश हो जाएगा 2 गुणा 3 का, गुणा हो जाएगी, गुणा होने के बाद जो जुड़ के साइज आएगा वो 2 गुणा 3 का आएगा, उसका डैश करेंगे तो 3, उसका डैश करने पर साइज हो जाएगा 3 गुणा 2 का, 3 गुणा 2 का होगा तो ये 3 3 है, ये भी हो गया, ये भी काम करेगा, ये नहीं होगा, डी आंसर हो जाए, डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सी का साइज है 3 गुणा 3 का और ए प्लस बी डैश का साइज, इस पर और डैश नहीं लगा हुआ, तो ए प्लस बी डैश का साइज हो जाएगा 2 गुणा 3 का। अब ये 2 गुणा 3 है, ये 3 गुणा 3 है, बराबर नहीं है, मतलब गुणा नहीं होगा, तो डी आपका आंसर हो गया। डी नहीं हो पाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, परंतु डी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, पावर रूल पे आ जाते हैं। पावर रूल बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे नंबरों में होता है, नंबरों में और मैट्रिक्सों का पावर रूल बिल्कुल एक जैसा है, गुणा में पावर जुड़ जाती है, भाग में पावर घट जाती है, वही वाला रूल जैसे पावर होती है कि भाई अगर आप ए को ए से गुणा ए कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो तो ए क्यूब हो गया, उसको ए स्क्वायर इंटू ए लिख लो, है ना। 2 बार गुणा करते हो तो ए स्क्वायर हो गया, 3 बार गुणा करते हो तो ए गुणा ए हो गया, ए स्क्वायर का, जैसे नॉर्मली आप करते हैं। पावर गुणा में जुड़ जाती है, ए की पावर एम है, ए की पावर एन है तो ए की पावर एम प्लस एन हो जाएगा, ए की पावर एम की पावर एन है तो ए की पावर एम एन हो जाएगा, या एन को अंदर रख लो, एम को बाहर रख लो, जैसे आपके नॉर्मल नंबरों पे पावर काम करती है वैसे काम करेगा। इकाई मैट्रिक्स पे पावर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी मैट्रिक्स की पावर 0 हो गई तो इकाई मैट्रिक्स बन जाएगी, बस। ये पावर वाले जो नॉर्मल गुणधर्म होते हैं वो उस पर काम करते हैं। आ जाओ, ये रहा आपका सवाल, ए की पावर 100 करके बताओ क्या आएगा। ए की पावर 100 करने पर क्या आएगा? सी और डी ऑप्शन एक ही है, बस खाली उसमें डैश लगा हुआ है, तो लास्ट में क्रम बदल जाएगा, उस वजह से वो गुणा हो जाती है, और डी में डैश न होने की वजह से गुणा नहीं हो पाती। बिल्कुल सही कहा, ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, बढ़िया, सही पकड़े हो, एकदम सही पकड़े हो, ये है ओमेगा, है ना। शक्ल बदल के इसके पूरे रूप में लिखा है ताकि पहचान में ना आए, ये भाई है ओमेगा स्क्वायर, ये है ओमेगा स्क्वायर, वो है ओमेगा। अब आपको ए को ए से गुणा करनी है, ए स्क्वायर करने का मतलब ए गुणा ए, वो हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 प्लस ओमेगा क्यूब, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा, ओमेगा क्यूब की मान 1, तो 1 और 1 2 हो गया, 2 बाहर आ गया, ये हो गया 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, वापस से वही आ गया 2a, वापस से 2a आ गया, बढ़िया बात है। तो ए स्क्वायर करते 2a आ गया। अब इसी बात से हम ये देख सकते हैं कि ए क्यूब क्या आएगा। अब इसी पैटर्न को पकड़ते हैं, ए क्यूब क्या आएगा। ए क्यूब का मतलब होता है ए स्क्वायर इंटू ए होगा। ए क्यूब क्या होता है? ए स्क्वायर इंटू 1। अच्छा वो क्या, मुझे लगता है कि वो यहां पे गड़बड़ है, वहां पे 2 है क्या? 2 सही है, मेरा तो उत्तर इसे ठीक आ रहा है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पे 2 है। अरे यार फिर तो सारा खेल बिगाड़ देगा ये 2। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ना ना, ये सवाल में करेक्शन है,
सवाल में ही करेक्शन है, यहाँ पे मुझे लगता है 1 ही आएगा, 2 नहीं आएगा, है ना। फिर आगे नहीं तो उत्तर निकालने में दिक्कत आएगी। 2 सही नहीं है ना, 2 सही नहीं है, यहाँ पे 1 ही सही है, क्योंकि 2 अगर हम लेते हैं, ले लो 2, 2 लेने पे क्या हो जाएगा, 3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, फिर वो आगे भैया आगे बढ़ेगा नहीं, फिर 2 कॉमन नहीं आएगा और वो आगे बढ़ेगा नहीं। इस वजह से यहाँ पे उचित है कि 1 आएगा। ये पेपर का सवाल है, ये बात एकदम सही है। तो a की पावर 3, ये a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर का मान कितना है, 2a, 2a इंटू ए, ये हो गया 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर की जगह वापस मान रख दो, 2a स्क्वायर का मान 2a, तो ये हो गया 2 की पावर 2a, ये a क्यूब का मान आ गया। अब हमें एक चीज पकड़ में आने लगी, इसका पैटर्न, कि चल क्या रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है। हमने a स्क्वायर निकाला, a स्क्वायर बराबर आया 2a, फिर हमने a क्यूब निकाला, वो आया 2 की पावर 2 इंटू ए। इस हिसाब से अगर मैं इसी को आगे चलाऊंगा, a की पावर 4 निकालूंगा तो वो 2 की पावर 3 इंटू ए आएगा, और इसी को मैं क्रम को चलने दू और ले जाता हुआ 100 तक ले जाऊं, तो 100 तक ले जाते ही एक पावर कम आएगी, 2 की पावर 99 ये आएगा। अगला सवाल, अगर a स्क्वायर बराबर आई हो, अगर a स्क्वायर बराबर आई हो तो a माइनस आई की होल क्यूब a प्लस आई की होल क्यूब माइनस 7a किसके बराबर होगा। तो ये है a माइनस आई की होल क्यूब, तो ये हमारा हो जाएगा a की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर आई। वैसे आई है तब कर पा रहा हूं मैं, वरना तो मैं खोल ही नहीं पाता इसको। अगर ये आई की जगह बी होता ना तो मैं खोल नहीं पाता। मैं क्यों खोल पा रहा हूं, क्योंकि a गुणा आई जो होता है वो क्रम विनिमेयता को फॉलो करता है। a गुणा आई बराबर आई गुणा a होता है, बराबर a होता है। आई को चाहे आगे रखो चाहे पीछे रखो, आई क्रम विनिमेयता को दिखाता है, दर्शाता है। और ये क्रम विनिमेयता की वजह से मैं जो मेरा ट्यूब का फॉर्मूला है जो नंबरों वाला, वो मैं यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ। ये थैंक्स टू आई को धन्यवाद जरूर कहना, ये आई की वजह से हुआ है। अगर आई भैया नहीं होते, अगर आई भाई साहब ना होते तो आज ये ना होता। आई भैया ना होते ना तो आप पता क्या कर रहे होते, आप ऐसे खोल रहे होते। अगर आई न होता तो क्या होता, तो आप इसको ऐसे खोलते, a माइनस बी गुणा a माइनस बी गुणा a माइनस बी, एक एक बार में ब्रैकेट खोलो, ऐसे खोल रहे होते। लेकिन बी आई हो गया, और आई जो होता है वो मैट्रिक्स में एक ऐसा बंदा है जो क्रम विनिमेयता दर्शाता है। मैट्रिक्सों में नहीं होती, लेकिन आई थोड़ा खास है, ए गुणा आई गुणा ए काम करता है, इस वजह से हम बच गए। ठीक है ना, तो याद रखिए थैंक्स टू आई का बहुत बहुत धन्यवाद, वरना अभी गुणा कर रहे होते। दो ए क्यूब, दो आई क्यूब माइनस 7 है। आगे कुछ और दिया हुआ है, ए स्क्वायर बराबर आई दिया हुआ है। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर आई दिया हुआ है, तो ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। आई क्यूब तो आई होता है, ए स्क्वायर की जगह आई रख दिया, ये 2a आ गया, 2a प्लस 2i माइनस 7a, 2i माइनस 5a। अच्छा, पहला फॉर्मूला गलत लगाया, ए स्क्वायर, अच्छा ये प्लस है ये माइनस है, ओ सही बात कह रहे, ये प्लस है वो माइनस है, ये ध्यान कहां से आ गया यार, मन गणत फॉर्मूले लग रहे हैं।
पता नहीं दिमाग में कहाँ से अचानक से हल्का सा स्किप होता है, पूरा सवाल गलत हो जाता है। बताओ ये कहाँ से दोनों माइनस एक साथ आ गए, पूरा का पूरा सवाल सत्यानाश कर दिया, टाइम का टाइम बर्बाद हो गया। इसे लिख दिया ए स्क्वायर इंटू ए, ये बन गया आई स्क्वायर का आई हो गया, ये आई आ गया, दो ए प्लस 6a माइनस 7a बराबर ए। बिल्कुल गलत फॉर्मूला था। पढ़ जाए आगे। सममित और विषम सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत सारे नियम है। सममित विषम सममित पे बहुत सारे परगुण है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर हो तो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स होती है जब उसका ट्रांसपोज उसी के माइनस के बराबर होता है। अगर किसी का ट्रांसपोज उस अपनी मैट्रिक्स के बराबर हो तो सिमेट्रिक, अगर उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर हो तो स्क्यू सिमेट्रिक। एक और परिभाषा दी जाती है कि अगर कोई अवयव जो किसी मैट्रिक्स में आई जे नंबर पे है और अगर जे आई नंबर पे वही अवयव सेम अवयव जे आई पर है, हर जो आई जे पर है वही जे आई पर है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। स्क्यू सिमेट्रिक वो होती है अगर हर ए आई जे पर जो भी अवयव है और जो जे आई पर है उन दोनों में माइनस का अंतर हो तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो ये दो परिभाषाएं यूज करते हैं हम लोग। अब इनमें खास बात, कई सारी खास बात है। पहली बात तो ये है कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई भी वर्गाकार मैट्रिक्स है तो उसमें उसका ट्रांसपोज जोड़ने पर, ट्रांसपोज गुणा करने पर, ट्रांसपोज को आगे रखकर गुणा करने पर हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही प्राप्त होती है। अगर कोई मैट्रिक्स ए जो है वो वर्गाकार है, ए कोई भी हो सकते हैं, कोई सिमेट्रिक की जरूरत नहीं है, कोई भी नॉर्मल वर्गाकार मैट्रिक्स है, तो किसी भी वर्गाकार मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज जोड़ा जाए या गुणा किया जाए तो बनने वाली मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक होती है, और अगर घटाया जाए तो विषम सममित होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ऐसे ही नंबर 2, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका माइनस करने पर भी सिमेट्रिक आएगा, किसी नंबर से गुणा करने पर भी सिमेट्रिक आएगा, ट्रांसपोज करने पर भी सिमेट्रिक आएगा, उसकी ए की पावर एन करने पर भी उसकी हर पावर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनाएगा, उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। कोई मैट्रिक्स बी है, बी का ट्रांसपोज इनटू ए बी करने पर भी सिमेट्रिक आएगा। यानी सिमेट्रिक वाली चीज काफी टाइम तक बनी रहेगी। माइनस करो, चाहे किसी से गुणा करो, चाहे ट्रांसपोज करो, चाहे पावर करो, चाहे इनवर्स निकालो, चाहे कोई मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज आगे रख के इंटू ए बी करो, तब आपकी सिमेट्रिक वाली जो प्रॉपर्टी है वो बनी रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। अंततः आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही प्राप्त होगी। फिर उसके बाद में आ जाता है तीसरा गुण, ए की पावर 2n। अगर ए कोई विषम सममित मैट्रिक्स है तो उसकी सम पावर करने पर सममित मैट्रिक्स बनती है और विषम पावर करने पर विषम सममित मैट्रिक्स बनती है। अगर कोई विषम सममित है तो, कोई विषम सममित है तो 2n मतलब समघात, समघात करने पर सममित और विषम घात करने पर विषम सममित बनती है। और अगर ए विषम सममित है उसको k से गुणा कर दिया तो विषम सममित आएगी। बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी करने पर विषम सममित आएगी।
अगर इसका मतलब ये हुआ अगर बीच वाली ए मैट्रिक्स सममित है तो सममित आएगा, विषम सममित है तो विषम सममित आएगा। फिर उसके बाद में यहां जाते हैं, ए और बी अगर दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जोड़ भी सिमेट्रिक होता है। ए बी प्लस बी ए भी सममित ही होती है। हाँ, लेकिन ए बी माइनस बी ए विषम सममित होती है। ए गुणा बी भी सममित होती है, लेकिन कब? जब ए बी बराबर बी ए हो। नीचे वाली में अगर ए और बी दो विषम सममित मैट्रिक्स हो तो ए प्लस माइनस बी, ए बी माइनस बी ए विषम सममित होगी। ए बी प्लस बी ए सममित मैट्रिक्स होगी। और बीच में ए अगर विषम सममित है तो सी का ट्रांसपोज इनटू ए सी, ये एक शून्य मैट्रिक्स होगी। अगर सी एक स्तंभ मैट्रिक्स है तो शून्य मैट्रिक्स होगी। किसी भी मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। ये है उसकी सममित मैट्रिक्स, ये है उसकी विषम सममित मैट्रिक्स। प्रत्येक मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है। खूब सारे गुणधर्म भर भर के वाले। ठीक है, सवालों के साथ जोड़ोगे तो याद हो जाएंगे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं क्वेश्चनों के साथ। ये सममित है, ज्यादा भी जोर मत डालिए याद करने पे कि याद कैसे रहेंगे। सवालों को विश्वास करिए, सवालों को अपना काम करने दीजिए। सवाल आपसे खुद मांग लेंगे, सवाल आपसे खुद मांग लेंगे कि सममित क्या होता है। जैसे अब सवाल आया, इसने आपसे मांग लिया बताओ सममित क्या होता है, और सममित लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ए बराबर ए का ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज हो गया। तुलना कर लो, पहले से पहले की, दूसरे से दूसरे की, और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। x प्लस टू बराबर 2x माइनस थ्री, माइनस एक्स बराबर -5, माइनस माइनस कट गया। अब ये देखो, ये आ गया सवाल, आ गया भाई साहब, खुद ने मांग लिया। बताओ ए और बी समान क्रम की सममित अवयव हो तो बताओ ए बी माइनस बी ए क्या होगा? ए बी माइनस बी ए क्या होगा? तो सवालों को अपना काम करने दो, वो खुद से मांगेंगे आपसे। अच्छे सवाल आपसे सारा निचोड़ लेंगे। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बताओ ए बी माइनस बी ए क्या होगा? ये बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा रिजल्ट है। इसमें क्या है मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं। हाँ, आंसर आएगा विषम सममित, आंसर आएगा विषम सममित। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखो, अगर ए और बी आपके सममित मैट्रिक्स है तो आपका ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए सममित होगा, लेकिन ए बी माइनस बी ए विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक होगा। लाइव सेक्शन में जो भी क्लासेस होती है ना, वो लाइव सेक्शन में चली जाती है। जैसे क्लास खत्म होगी, खत्म होते ही आपके लाइव सेक्शन है एक, उसमें चला जाएगा। आप अपने ऐप को खोलेंगे ना मोबाइल में कंटेंट आएगा, कंटेंट के पास में एक ऑप्शन है लाइव क्लास का। जितनी भी लाइव क्लास होती है वो सीधी वहां पहुंच जाती है, रिकॉर्डिंग है। जैसे क्लास खत्म होगी आधा एक घंटा लगेगा और फिर वो रिकॉर्डेड में वहां पे पहुंच जाएगी, कंटेंट में नहीं पहुंचेगी। अब आप लोग कंटेंट में ढूंढते रहते हो, कंटेंट में नहीं, कंटेंट के बाद में जो लाइव क्लास वाला पार्टीशन है उसमें मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो ए और बी सममित मैट्रिक्स है तो ए बी प्लस बी ए
सम्मित होगा, ए बी माइनस बी ए विषम सम्मित होगा। तो ये याद रखिएगा, ए बी प्लस बी ए सम्मित होता है, ए बी माइनस बी ए विषम सम्मित होता है। अगला, अगर ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो बताओ कौन सा सम्मित नहीं है, कौन सा सम्मित नहीं है, कौन सिमेट्रिक नहीं आता। ठीक है ना, तो ए प्लस ए डैश सम्मित होता है, जी हाँ सम्मित होता है। ए गुणा ए डैश सम्मित होता है, हाँ होता है। ए डैश गुणा ए सम्मित होता है, होता है। ए माइनस ए डैश सम्मित नहीं होता बल्कि विषम सम्मित होता है। चलो कुछ स्पेशल मैट्रिक्स की बात करते हैं। टाइम हो गया क्या? ठीक है, अगली क्लास का टाइम हो जाएगा फिर। ठीक है, बस यहीं पे विराम देते हैं, इसको बाकी देखेंगे। ओके, मिलते हैं आप लोगों से।